बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो चैप्टर का नेम है इसका क्या मतलब है। अब इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमने देखना क्या है, स्ट्रक्चर देखना है और कंप्यूटेशंस, कुछ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स होती हैं जो बायो के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी देखेंगे। अब नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का क्या मतलब है, कि ये कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। लाइक प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, आरएनए होता है, तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, या वायरसेस हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर कौन सी वाली? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के मतलब, अब जिस तरह हम बात करते हैं एंजाइम की, सपोज करें कि इस तरह से एक एंजाइम है, उसके ऊपर वो सबस्ट्रेट आकर इस तरह से अटैच होता है। अब ये है 2 डायमेंशनल पिक्चर उसकी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन सी वाली होगी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम उसको तीनों एक्सेस पे, एक्स वाई और जी एक्सेस के ऊपर देख सकते हैं। मतलब हम उसकी विड्थ होगी, हाइट होगी, लेंथ होगी, तीनों जो डायमेंशंस हैं, तीनों एंगल्स से उसको देख सकते हैं। तो ये होती है 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो डिफरेंट चीज़ों की हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर। लाइक प्रोटीन की बात की हमने, न्यूक्लिक एसिड की बात की, एटॉमिक लेवल पे जाके। अब इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट हमें ये होता है कि अब 3 डायमेंशनल पिक्चर से हमें आइडिया हो जाता है बहुत अच्छे से किसी चीज़ की स्ट्रक्चर का। लाइक अगर एक एंजाइम है तो एंजाइम की हमें ईच एंड एवरी जो पार्ट होता है, ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड जो होता है, इवन हम अब लेफ़्ट साइड, राइट साइड जो होती है, या अप साइड या डाउन साइड, डिफरेंट एंगल से जब उसको हम देखते हैं ना, तो उसका हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। उसकी स्ट्रक्चर बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और उसकी इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एक लिगेंड का, कि इसको हम यूज़ करके लिगेंड और दूसरे माइक्रो मालिक्यूल्स की जो इंट्रैक्शन होता है उसको देख सकते हैं, आपस में स्टडी कर सकते हैं। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एक्चुअली बोलते हैं, जिस तरह अगर हम सिंपलिस्टिक एग्जांपल है लिगेंड की, तो ये एंजाइम है। एंजाइम के साथ आकर के अटैच होता है एक सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट जो होता है ये एक्चुअली लिगेंड है, जो कि अटैच हो रहा है किसके साथ? एंजाइम के साथ। आप बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स आगे भी पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में भी आप जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होते हैं, उनको भी हम लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड आप समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल है या ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर एक कम्प्लेक्स बना देता है। जिस तरह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। तो उसको हम बोलते हैं लिगेंड, जो जाकर अटैच होता है और एक कम्प्लेक्स बनाता है। अब स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की उसकी जो है एप्लीकेशंस या उसके बेनिफिट्स हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा रहा होता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली इसको मेडिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है वो वन बाई वन उसकी हम एक एक चीज़ स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सामने है, आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट इज़ डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड डोमेन्स। एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट बोलते हैं, जैसे हमने अभी एंजाइम बनाया था, तो एंजाइम का वो वाला पोर्शन जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, दिस वन इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। अब ये 2 डायमेंशनल इमेज हम बना सकते हैं पेज के ऊपर, तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये किस टाइप की शेप है, उसकी किस तरह की शेप है। तो एक मैं इमेज आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 डायमेंशनल पिक्चर और जो 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है एंजाइम की, उसमें एक्टिव साइट में क्या फ़र्क होता है। the secondary ये आप structure, वीडियो वजह देख and सकते we हैं कि can यहाँ see the पे space that the आपको दिखाया glucose जा रहा है एक molecule 3 डायमेंशनल occupies. इमेज एक एंजाइम Awesome. की। अब I एंजाइम को hope you किस thought तरह this से was देखते हैं, super cool ये and देखिए। are अब ये inspired डिफरेंट to look at एंगल some से proteins on your आप own. देख सकते हैं If कि you जब are, आप I put स्ट्रक्चरल some links बायोलॉजी in the को video यूज़ description करके for you to जो download the viewing स्ट्रक्चर को software I 3 डायमेंशनल use. स्ट्रक्चर को स्टडी कर And रहे then होते you हैं, can तो आप peruse ईच एंड more than एवरी एंगल उसको स्टडी कर सकते हैं। आपको हर एक 120,000 अमाइनो एसिड
पता चल जाता है आपको हर एक अमीनो एसिड का। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका हम जो बात कर रहे थे कि हम एक्टिव साइट्स या डोमेन्स जो होती हैं एंजाइम्स की, उनको स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल की, लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को देखते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जो 3D स्ट्रक्चर होती है ना, वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन, शेप एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताती है एक्टिव साइट की बारे जो होती है एंजाइम की। मतलब हम डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकते हैं एक एंजाइम को, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। एग्जैक्टली जो एक्टिव साइट होती है, हमने बात की, तो वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है पूरे एंजाइम की बॉडी का। अगर इस तरह एंजाइम है तो एक्टिव साइट बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो मौजूद होता है यहाँ पर। इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं मैक्सिमम, जो इस रीजन के अंदर एक्टिव साइट बना रहे होते हैं। तो ये जो एक्टिव साइट वाला पोर्शन होता है, इसको हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं जब इसकी 3D इमेज हमारे पास होती है। तो इसका हमने जनरल सी चीज़ें देख ली। अब इसकी एग्जांपल जहाँ पर दी जा रही हैं आपकी बुक में, लाइक एक उन्होंने एंजाइम की बात की है, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है कि जब HIV होता है ना, हमारे सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। आप चैप्टर वायरसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी बल्कि पढ़ के आ चुके हैं आप कुछ पोर्शन, तो और कुछ आपने पढ़ना है। तो जो ये एंजाइम होता है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या करता है कि जब HIV जो होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जब हमारे सेल्स में एंटर होता है ना, तो HIV के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब वो जो RNA जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर एंटर होता है, तो ये जो उसका एंजाइम है, ये उसके पास होता है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये क्या करता है, अब वर्ड आप देखिए ना, ट्रांसक्रिप्टेज वर्ड थोड़ा रिलेट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के साथ। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कॉपीइंग ऑफ DNA, और सॉरी, DNA से RNA का बनना। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी इसकी टर्म्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं DNA से RNA का बनना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, RNA से DNA का बनना। यानी कि ये जो वायरस वाला RNA है, HIV वाला, ये जब हमारे सेल्स में एंटर होगा तो RNA को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले DNA के अंदर, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है अगर, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा DNA के अंदर, डबल स्टैंडर्ड में। और वो काम कौन करता है, वो करता है ये वाला एंजाइम, HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है, इट हैव आइडेंटिफाइड इट्स पॉलीमरेज डोमेन, कि हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के थ्रू इसकी पॉलीमरेज डोमेन को स्टडी कर चुके हैं। पॉलीमरेज डोमेन कौन सी वाली होती है, एक्चुअली डोमेन का मतलब क्या है कि HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है ना, इसके डिफरेंट सेगमेंट्स आप कह सकते हैं, ये डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक पार्ट है, ये एक सेगमेंट है पॉलीमरेज डोमेन या पॉलीमरेज पार्ट उसका। अब पॉलीमरेज एक्चुअली वो एंजाइम होता है जो DNA की कॉपीइंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि DNA बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एक्चुअली HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास ना वही डोमेन मौजूद होती है पॉलीमरेज वाली, जो उसको हेल्प करती है RNA से DNA बनाने में। तो ये हमें कैसे पता चला उसकी पॉलीमरेज डोमेन के बारे में, ये हमें पता चला है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है, RNAs एंजाइम होते हैं कुछ। RNAs वो एंजाइम होते हैं, जैसे अभी हमने बात की है ना, कि जब वायरस का RNA हमारे सेल्स में एंटर होगा, उस RNA से बनाया जाएगा DNA। तो ये जो RNA होता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और इसको ख़त्म करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, ये होते हैं RNAs। और RNAs की कौन सी डोमेन होती है, H डोमेन, जो कि ब्रेक डाउन करती है RNA स्ट्रैंड ऑफ RNA DNA हाइब्रिड। RNA DNA हाइब्रिड का क्या मतलब है कि ये जो RNA होता है ना, वायरस वाला RNA, तो सबसे पहले उसके सामने एक नया स्ट्रैंड बनाया जाता है इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है, दिस इज़, ये एक स्ट्रैंड RNA का है और ये एक स्ट्रैंड DNA का उसके सामने बना है। फिर इसकी फर्दर आगे एक दफ़ा और होती है रेप्लिकेशन, और उससे आगे फिर हमारे पास DNA के स्ट्रैंड बन जाता है, जो हमने बात की थी कि RNA से DNA बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो इस तरह से जो RNAs होते हैं वो क्या करते हैं, इस RNA को, या ये जो हाइब्रिड होता है, इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनके अंदर मौजूद होती है H डोमेन, जो कि RNA का जो ये RNA और DNA का जो हाइब्रिड होता है, उसके दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। एंड सो इसके अलावा लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज डोमेन अगर हमें पता चल गया है तो हम इसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, कि इस जो टेक्निक होता है, इसको यूज़ किया जाता है एंटी वायरल ड्रग्स प्रोड्यूस करवाने के लिए।
अब जिस तरह अगर हम बात करें, आपकी बुक में एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कोरोना वायरस की, कि जो कोरोना वायरस और प्रोटीएज़ की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन पहले हम देख लेते हैं। सीरीन प्रोटीएज़ एक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीएज़ एक्चुअली एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सीरीन प्रोटीएज़ मतलब सीरीन अमाइनो एसिड की जो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है। सो इट रिवील्स इट्स वेल डिफाइंड एक्टिव साइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीएज अभी हमने बात किया ना कि ये होता है एंजाइम्स को प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो यहाँ पर अब उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। ये उसकी एक्टिव साइट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पिछली स्ट्रक्चर HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में जो हमने पढ़ा है, उसकी 2 डोमेन्स उन्होंने शो करवाई हुई है यहाँ पे। ये जो एग्जांपल है, ये सीरीन प्रोटीएज एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रही है उसकी एक्टिव साइट। तो यहाँ पर एक्टिव साइट हमें नज़र आ रही है और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब कौन सी चीज़ अटैच होगी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जो यहाँ पर आके अटैच होगी। और ये हमें कैसे पता चला? वंस अगेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम थ्रू स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। उसके बाद दूसरी चीज़ है आइडेंटिफाइंग ड्रग टारगेट्स। डिफरेंट टाइप की ड्रग्स बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिनको हम किसी भी बहुत सी डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, आई थिंक वो HIV वाली ही है, कोरोना वाली, सॉरी, कोरोना वाली है, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर जो है ना, वो जिस तरह HIV होता है ना, उससे मिलती-जुलती है थोड़ी-सी। इसके ऊपर भी स्पाइक्स मौजूद होती हैं ऐसे। HIV के ऊपर भी स्पाइक्स होती हैं, इसके ऊपर भी स्पाइक्स होती हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया। अब स्ट्रक्चर कैसे स्टडी की? उन्होंने गौर किया, इसकी जो होती है ना ये स्पाइक्स, उन्होंने देखा कि जो इसकी स्पाइक्स होती हैं एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन का। अब यही वो चीज़ थी, स्पाइक प्रोटीन्स ही वो चीज़ थी जो अ, जहाँ से ये जिनकी मदद से ये हमारे सेल्स के अंदर एंटर होते थे, कि हमारे जो रिसेप्टर्स थे इनको एक्सेप्ट करते थे और वो सेल्स के अंदर एंट्री होने देते थे इन वायरसेस की। तो साइंटिस्ट ने इसी पॉइंट को ही ढूंढा कि हम ऐसी मेडिसिन्स बनाएं जो इसके जो कोरोना वायरस है उसकी स्पाइक प्रोटीन्स पे अटैक करें और इनको ख़त्म कर दें, या इनको समझें कि इस काबिल बना दें कि ये अब नेक्स्ट वायरसेस के अंदर एंटर ना हो सके, नेक्स्ट सेल्स के अंदर एंटर ना हो सके। जैसे अभी हमने बात की है ना कि ये जब हमारे सेल्स में एंटर होता है तो इसका कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है? क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर ना रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ को। अब अगर हमारा इस तरह से कोई सेल है, उसके ऊपर इस तरह से रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, तो वायरस आएगा सबसे पहले उस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी मेडिसिन बना ली कि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन्स को डिसेबल कर देती हैं एक तरह से। तो जब ये स्पाइक प्रोटीन्स ही इसकी फंक्शनल नहीं होंगी, तो ये इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा रिसेप्टर्स के साथ और ये हमारे सेल्स में एंटर नहीं हो सकेगा। इस तरह से जितनी उसका नंबर हमारे बॉडी के अंदर हो चुका है, वो तो हो चुका है। अब नेक्स्ट वो मज़ीद हमारे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर को हम पता लगवा के हम जो ड्रग टारगेट्स होते हैं, यानी कि ड्रग टारगेट का क्या मतलब है? ड्रग टारगेट बोलते हैं कि एक ड्रग हमने बनाई है, मेडिसिन बनाई है, वो कौन सी चीज़ पे जाके मेन उसका टारगेट है कि यहाँ पर जाकर उसने एक्ट करना है, उसको बोलते हैं ड्रग टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पर बताया वो भी गया। और मोस्टली ये क्या होती हैं? प्रोटीन्स ही होती हैं जो जहाँ पे जाके जो ड्रग्स होती हैं वो अटैक करती हैं या एक्ट करती हैं, आप कह सकते हैं, एंड देन फंक्शनिंग अपनी करती हैं और हमें बचाती हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स से। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। मज़ीद आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो वीडियो है उसके कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या फिर अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।